भी सवाल लेंगे और दर्शकों के भी सवाल लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अभिषेक जी। अभिषेक जी कैसे हैं आप? जी मैडम, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं चाहूंगी एक बार अभिषेक और अभिषेक का भी राब्ता हो जाए। हाय हेलो कर लीजिए। अभिषेक जी कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ सर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, आसाम से। असम से। सर कैसी हवा चल रही है? परिणाम आने वाले हैं चुनाव के, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर है इस बार? यहाँ पे तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है 4 तारीख को है। ठीक है, मतलब हवा में जो है महक अभी नहीं आ रही है, कुछ ऐसी कह नहीं सकते हैं पक्का पक्का कौन आने वाला है। हाँ वही, वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए ठीक है सर, आपका पोर्टफोलियो सर हमें मिल गया है, उसको भी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। एक बार आप अपना सवाल पूछ लीजिए, आपके क्या गोल है जिसके लिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया है, कितने समय का जो है आपके पास, कितना समय आपके पास, कब तक निवेश करेंगे, टाइम होराइजन क्या है, तमाम चीजें एक बार हमारे गेस्ट जो है विकास सर उनको बता दीजिए। जी, वैसे मेरा टाइम होराइजन जो है वो 10 से 15 साल के लिए है। और वैसे मेरा रिटायरमेंट के लिए ये कॉर्पोरेट जमा कर रहा हूँ। ठीक है। और एक जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए रखा हूँ, जैसे कि वो ICICI के इक्विटी एंड डेब्ट फंड में, हाइब्रिड फंड में। अच्छा ठीक है सर, एक बार आपका जो पोर्टफोलियो में स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हो पाएगा, आपने जिस तरीके से भेजा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है विकास सर, इनके पास 15% का एलोकेशन उसमें है इनका पोर्टफोलियो का। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 15% एलोकेशन है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, 15% का एलोकेशन उसमें चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं इनफैक्ट जिस तरीके से फ्लैश हो रहा है। और खास करके जो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, ये बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन पर्पज से इसमें निवेश कर रहे हैं। HDFC मिड कैप में 15% एलोकेशन, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 15% एलोकेशन, बंधन स्मॉल कैप फंड 12.5% के आसपास एलोकेशन इसमें, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में भी 12.5% के आसपास एलोकेशन है। 50,000 रुपये महीने की SIP चलाते हैं। तमाम जो इन्वेस्टमेंट चल रही है रिटायरमेंट के लिहाज से, लेकिन एक फंड है ICICI का जिसमें बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से निवेश कर रहे हैं आने वाले 10 से 15 साल के लिए। कैसा लग रहा है सब पोर्टफोलियो? बहुत अच्छा पोर्टफोलियो अभिषेक जी, मतलब 10 on 10 पोर्टफोलियो आपका, तो इसीलिए मैं कोई ऐसे ज़बरदस्ती इसको चेंज करने की आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए अभी लार्ज कैप फंड जो है जनरली अब लोग ये बोलते हैं कि 10 साल या 15 साल का टाइम होराइजन है, तो क्यों ना एक 100 स्टॉक्स की जो बास्केट होती है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड वो ले लिया जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर कम होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अगर आप देखें लार्ज कैप फंड्स और सेबी का जब जिस तरीके से एक्सपेंस रेशियोज की गाइडलाइंस आती हैं, तो बहुत सारे जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनके TER जो टोटल एक्सपेंस रेशियोज है वो भी नीचे आ गए हैं। तो अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है कि जबरदस्ती हम बोल दें कि आप अपना लार्ज कैप फंड बेच दीजिए, क्योंकि आपने चिल्ड्रन एजुकेशन की बात की है, तो वहाँ पे आपके फंड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो वो जो आपने ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड से ली है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ICICI इक्विटी एंड डेट फंड के बदले ICICI प्रू का ही डायनेमिक एसेट एलोकेशन ले लेंगे, वो भी डेट और इक्विटी है, लेकिन फंड मैनेजर उसको बहुत ही एक्टिवली जो होता है वो रीशफल करते हैं इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से जब मार्केट गिरी होती है तो इक्विटी का कंपोनेंट वो बढ़ा देते हैं, जब मार्केट जो है बहुत तेजी में होती है या PE थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है तो वो डेट की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर मैनेज्ड हो जाती हैं चीज़ें। तो वो एक चेंज आप जो है वो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ICICI प्रू का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, वो एक चेंज कर लीजिए। सर एक चीज और मैं अभिषेक जी के पोर्टफोलियो के लिए पूछना चाहूंगी, वो ये कि जैसे मल्टीपल गोल हो गए, एक से ज्यादा गोल हो गए इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ने के, एक तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो गई, उसके बाद रिटायरमेंट आएगा। सर जैसे ही एक गोल की तरफ जो है पहुंचने वाले हो, अचीव करने वाले हो, बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से जब ये निवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या कुछ चेंजेस इन अपने पोर्टफोलियो में करके चलने चाहिए? जो पर्टिकुलर फंड है खासकर कि जिसमें निवेश उसी लिहाज से कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिहाज से, क्या उससे निकलकर एक सेफ साइड पर अपना पैसा जो है धीरे धीरे डिप्लॉय करना शुरू कर देना चाहिए? बहुत की पॉइंट आपने उठाया और आपने खुद ही उस चीज को बता भी दिया, मतलब कि जैसे ही आपका गोल आने वाला हो, उस गोल से 1 या 2 साल पहले आप उसको रिशफल कर लें। और अब ये 1 या 2 साल पहले ऐसा हो गया कि जैसे आज अगर कोई हमसे पूछ ले कि मुझे निवेश करना है केवल 2 साल के लिए, तो हम उनको बोलेंगे कि आप बिल्कुल सेफ फंड में चले जाइए, आर्बिट्राज या इनकम आर्बिट्राज फंड हो गए, या बहुत हद तक अगर हुआ आप 2-2.5 साल के एक्सपोजर में कोई फंड डाल रहे हैं तो इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया, उसके बियॉन्ड ना जाए। तो यही आपको भी अपने जब गोल आ जाए कि बच्चे की एजुकेशन, मान लीजिए उनको आपको 12th के बाद जब हायर एजुकेशन में भेजना है, तो 10th में ही जैसे आपका बच्चा पहुंच जाए, उसी समय आप अपने फंड का जो ये इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो है उसको आप शिफ्ट करके
और डेट फंड्स की तरफ या आर्बिट्राज फंड्स की तरफ मूव कर दें, ताकि आपने जो अपसाइड कैप्चर की है उसको आप अच्छे से यूज भी कर पाए। और सिमिलरली जैसे अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आने वाला होगा, तो आपका जो 15 साल का टाइम होराइजन होगा, उससे पहले ही आप 12th या 13th ईयर से अपने पोर्टफोलियो में वो चेंजेस करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत की पॉइंट होता है, बिकॉज गोल जब आपका सर पे आ गया, जो आपको मालूम है कि आप उसको बदल नहीं सकते हो, अगर बच्चे ने 12th के बाद में हायर एजुकेशन के लिए जाना तो जाना ही है, तो उसमें आप वेट नहीं कर सकते। हाँ, कभी गाड़ी खरीदनी हो या कुछ घर खरीदना हो, वहां पे आप हो सकता है कि चलो बाजार की परिस्थिति सही नहीं है, 1 साल के बाद गाड़ी ले लूंगा या 2 साल के बाद घर ले लूंगा। लेकिन जब बात बच्चे के पढ़ाई को लेके हो और आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की हो, ये 2 गोल ऐसे होते हैं जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में गोल से पहले अपने पोर्टफोलियो को जितना सेफ्टी की तरफ आप लेके जा सकते हैं उतना करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये रहा निकल कर आती है अभिषेक जी के लिए। अभिषेक जी वैसे सेटिस्फाई हैं इस आंसर से और सर के? हाँ सर, बस एक लास्ट सवाल था मेरा। जी जी पूछिए। जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप और ये 2 स्मॉल कैप रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि ये ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं हो गया? ओवरलैपिंग डाइवर्सिफाइड तो नहीं है सर विकास सर? देखिए, स्मॉल कैप स्पेस में आप एक फंड कम कर सकते हैं, तो बंधन स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करके रखें। और मिड कैप में मैं फिर भी बोलूंगा कि आप मिड कैप के 2 फंड चल रहे हैं तो आप चलने दीजिए फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा ओवर शफलिंग भी नहीं करनी चाहिए पोर्टफोलियो की। बट हाँ, आप क्या करिएगा, जो अभी दिव्या जी ने पॉइंट भी उठाया था कि जैसे ही आपका मान लीजिए गोल आने वाला हो, गोल से 2-3 साल पहले ही आप जो मिड कैप फंड है उसको उस समय वहां पे बंद करके उसको मिड के बदले में आप थोड़ा सा लार्ज कैप का या लार्ज एंड मिड कैप की तरफ आप जो है मूव करना शुरू कर दें। और फिर उसको जैसे जैसे और ऊपर जाएगा तो तब आप जो है पोर्टफोलियो को बिल्कुल सेफ वाली जो कैटेगरीज होती है उसमें मूव कर दीजिए। बट हाँ, स्मॉल कैप में आप जो है वो 2 के बदले 1 फंड रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है सवाल भेजा और जुड़े आप हमारे साथ आज के शो में। असम बहुत जल्दी घूमने आऊंगी तो ज़रूर आपसे उससे पहले बात कर लूंगी क्या मौसम चल रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इनफैक्ट रोज आप इस तरीके से प्यार देते रहिए हमारे शो को। बाकी से ठंडी हवाएं वहां से भेजते रहिए तब तक है शाम से यहाँ पर हम लोग को, क्योंकि तब तक ये बता भी देंगे कि किसकी सरकार बन गई। अभी दोपहर में मैंने आसाम टीवी पी थी इनफैक्ट। तो वही मैं भी कहने वाला था कि चाय के बागान बड़े खूबसूरत है वहाँ के। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। फंड हाउसेस की स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करें, लेकिन सर इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर अभी बाजार का माहौल देखें, बीते 2 महीने में देखा हमने, एक महीना ऐसा जब नेगेटिव में बाजार बंद होता है, फिर उससे अगला महीना आ जाता है पॉजिटिव में बाजार जो है बंद होता है। इस उठा पटक के बीच सर हम जैसे जो निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, आज से ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है अपना क्रिएट कर रहा है, कहाँ से एंट्री करे, किस फंड से, कहाँ पर कितना एलोकेशन उसके लिए ठीक है कि हाँ एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा झटका भी उसको ना लगे और एक विश्वास जो है म्यूचुअल फंड पर बन जाए उसका, क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम यही है म्यूचुअल फंड निवेशकों का विश्वास जो है इस पर कायम करना। शुरुआत जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड्स के साथ ना करें, लाइक स्मॉल कैप या मिड कैप जैसी कैटेगरी से ना करें, जब तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ना आ जाए, आपको एक समझ ना आ जाए कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो शुरुआत थोड़ी सी सेफ से करें, लाइक जैसे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप, ये आपने देखा भी स्क्रीन में, कुछ निवेशकों ने लिया हुआ है, या ICICI का लार्ज कैप फंड, इस तरीके से कोई एक लार्ज कैप फंड से कर सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप फंड से करेंगे तो और भी अच्छा है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप देखें, ज़्यादातर फंड मैनेजर्स ने अभी लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे फंड मैनेजर्स को लगेगा कि मार्केट की परिस्थितियां बदल रही हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वो भी थोड़ी उसमें ऐड कर देंगे। तो ये लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, या फिर आप अगर और भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते पोर्टफोलियो को, तो हम जिसकी बात कर ही रहे थे कि निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, जैसे HDFC का निफ्टी 100 इंडेक्स इक्वल वेट फंड भी होता है, वो उसमें आप निवेश कर दें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी वहां से स्टार्ट करें। दूसरा, सिप रूट से तो डेफिनेटली करें, बीच बीच में अगर आपको लमसम में आ रहा है तो उसमें आप एज अ टॉपअप भी करते रहें उसमें। सर अभी इससे पहले हम लोग जब ग्राफिक्स देख रहे थे जिसमें बताया गया था कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने कौन कौन से स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश किया हुआ है, अगर उस ग्राफिक को अगर हम लोग मान लें एक पल के लिए कि यहाँ पर अच्छा डिप्लॉयमेंट किया गया है और आगे का अच्छा फ्यूचर ग्रोथ उसमें है, क्या लग रहा है सर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में आगे चल के उससे रिलेटेड जो आपके फंड्स होंगे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? मैं अभिषेक थोड़ा सा इसमें शायद कॉन्ट्रा व्यू दूंगा। कॉन्ट्रा व्यू ये है कि वहां से सुपर डुपर रिटर्न की शायद उम्मीद ना करें, बट एक अच्छे स्टेबल पोर्टफोलियो की और स्टेबल रिटर्न्स की आप उम्मीद तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसका मैं सिर्फ एक सबसे बड़ा रीजन ये दूंगा कि जब हम पोर्टफोलियो को अगर आप थोड़ा सा फैक्ट शीट्स को पढ़ें
तो देखेंगे कि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं और बहुत सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने बीएफएसआई सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है, मतलब एज गुड एज लाइक 30%, 28%, 35%, इस तरीके की बहुत सारे फंड्स ने जो है निवेश किया हुआ है। जब इतनी ज़्यादा ओनरशिप हो जाती है किसी सेक्टर की, और मान लीजिए कल को एफआईआईज वापस आना शुरू हो गए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फंड मैनेजर्स अपना प्रॉफिट बुक करके तो बीएफएसआई में ही थोड़ा सा जो सप्लाई अब उल्टा हो जाए कि पहले एफआईआई सप्लाई दे रहे थे और डीआईआईज बाय कर रहे थे, और बाद में जब एफआईआईज आ जाए तो डीआईआईज थोड़ा सा सप्लाई देना शुरू कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, बट आई एम सेइंग ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे केस में जब ओवर ओनरशिप हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की, तो वहाँ पे जो एक अल्फा जनरेशन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्फा जनरेशन यानी कि आपकी जो एवरेज रिटर्न है मार्केट की, उससे ज्यादा जो रिटर्न बनती है उसको अल्फा बोलते हैं। तो ये जो अल्फा जनरेशन है, मैं क्योंकि आपके व्यूअर्स शायद वो अल्फा जनरेशन सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज ना होए, तो इसलिए मैंने थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स। तो वो जो अल्फा जनरेशन है वो फिर ओवर ओनरशिप वाले सेक्टर से निकालना मुश्किल हो जाती है फंड मैनेजर्स के लिए। बट ये भी जरूरी है कि अगर इकोनॉमी की जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ को अगर रेप्लिकेट करना है, उसके साथ चलना है, तो इस सेक्टर को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में आप चाहें या नहीं चाहें, हर एक जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रहेगा इन्वेस्टर्स का, उसमें अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो बीएफएसआई का एक्सपोजर अच्छा खासा होगा उसमें। ठीक है सर। चले जाने से पहले सर एक आखिरी टिप्पणी, आपकी कमेंट चाहेंगे। हमारा आज का जो पोल था व्यूअर्स के लिए, उस पर हमने आज का पोल का सवाल रखा था, इक्विटी फंड में लमसम निवेश का सही मौका है अभी या फिर नहीं। येस और नो दो ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सर 77% वोटिंग जो है येस पर आई है। आप कैसा इस वक्त नजरिया देख रहे हैं, माइंडसेट देख रहे हैं हमारे दर्शकों का या फिर रिटेल निवेशकों का, कह लीजिए, लमसम पैसे को लेकर क्या ज्यादा एग्रेसिव आपको लग रहे हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी अगर वो अपनाते हैं ठीक रहेगा, या फिर जो है कुछ अलग तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए? तो जिनके पास टाइम होराइजन है या टाइम की कमी नहीं है, मान लीजिए 10 साल के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, 15 साल के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली लमसम आप कर सकते हैं। बट यदि आपका लगता है कि टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है, 4 साल का 5 साल का टाइम होराइजन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लमसम आप 25% 30% अभी कर दीजिए और बाकी का निवेश अगले 3 से 4 महीने के जो है ड्यूरेशन में करें। तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो वॉलेटिलिटी जो होगी मार्केट की, उसमें आपको एक रूबी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से बाजार अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से जोर से अगर गिर गया, तो आपको एक लंबा समय जो है 1-1.5 साल का, तो उस पोर्टफोलियो को पूरा रिकवरी में लग जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि 25-30% का लमसम, बाकी का जो है एसटीपी रूट से अगले 2 से 3 महीने में आप करेंगे तो बेटर एक स्ट्रैटेजी रहेगी। अगेन, ये किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी एडवाइजर के लिए मैं बोलूँगा कि वो सही नहीं होगा चीज़ों को प्रेडिक्ट करना कि कैसा होने वाला है, क्या होगा, बाजार गिरेगा या ऊपर जाएगा, जब मालूम नहीं है कि क्या होगा। तो ऐसे केस में आपको एक स्टैगर्ड मैनर के वे में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 8 साल 10 साल 15 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो फिर लमसम में लगा के आप उसको जस्ट भूल जाएं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 1 साल 1.5 साल वो अंडर परफॉर्मेंस दिखे, लेकिन आने वाले जब 5-7 साल निकलेंगे तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो एक अच्छी रिटर्न देके गए आपको। चलिए, तो ये रहा निकल कर आती है सर की ओर से। विकास सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एवरी टाइम। जब भी आप आते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है और बहुत बारीकी से आप हर चीज़ का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। और आज कैश रिजर्व को लेकर आपने जो टिप्पणियाँ की उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और पोर्टफोलियोज भी डिस्कस किए, सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू सो मच विकास सर। और चेन्नई से वापस लौटेंगे तो मैं ज़रूर आपसे रिकमेंडेशन लूंगी बेस्ट डोसा स्पॉट की, वहाँ पर तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कर ही आइएगा। यस डेफिनेटली, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। यू टू सर। सेम टू यू सर। होपफुली मंडे फिर से कुछ बाजार जो है पॉजिटिव दिशा दिखाए। बिल्कुल सर, और आपसे बहुत जल्दी जो है मंडे के कोई आपके साथ एक शो करेंगे, अगले से अगले हफ्ते में भी पॉसिबली, तब आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।